ओके, अब हम एक कैश फ्लो डायग्राम बनाते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि भाई हो क्या रहा है या हम पढ़ क्या रहे थे अभी तक। ठीक है जी। बिफोर इवेलुएटिंग द इकोनॉमिक मेरिट्स ऑफ अ प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट, जैसे पीछे हमने रेगी मॉडल टाउन की बात की, तो वो कह रहे हैं कि बिफोर इवेलुएटिंग द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू डेवलप अ कैश फ्लो डायग्राम ऑफ द प्रपोजल। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखने के लिए या इकोनॉमिक एनालिसिस करने के लिए व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू ड्रॉ अ कैश फ्लो डायग्राम। ठीक, अब द प्रपोजल अभी जो एग्जांपल में है, द प्रपोजल इज़ दैट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ यूनिट 10,000, 10 लाख, 10 लाख करोड़, ओके, एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 करोड़, ठीक है, should be made that will produce uniform annual revenue of rupees 10 crores for 5 years and then have a market recovery or salvage value of rupees 40 crores at the end of 5 years. Annual expenses will be rupees 4, बेसिकली ये 4.8 मिलियन है। ठीक है, लेकिन ये आपको क्या कह रहे हैं, 48 लाख। ठीक है, 48 लाख यूनिट 10,000, 10 लाख, 10 लाख करोड़। ठीक है, ये हम 4 करोड़, ठीक है, सॉरी, और ये हमारे पास 5 करोड़ की बात हो रही है। यूनिट 10,000, 10 लाख, 10 लाख करोड़। ठीक है, अच्छा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ की है। ठीक है, जब आप 5 करोड़ की इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो कह रहे हैं कि आपको हर साल जो है एनुअल रेवेन्यू वो आपको 1 करोड़ का हर साल रेवेन्यू मिलेगा फॉर 5 इयर्स। ठीक है, फिर आफ्टर 5 इयर्स जो आपकी सेल्वेज वैल्यू है, जब आप ये बिज़नेस ख़त्म कर रहे हो तो आपको 4 करोड़ मिलेंगे। इन्वेस्ट हमने 5 करोड़ किए थे, लेकिन एंड पे सेल्वेज वैल्यू फिर भी हमें 4 करोड़ मिल रही है एट द एंड ऑफ 5 ईयर। एनुअल एक्सपेंसेस जो कि इस जगह को रन करने के लिए और ऑपरेट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह है, वो क्या है, it is 48 lakh at the end of each year. ठीक है, now draw a cash flow diagram for 5 years life of the project and use the corporation's viewpoint. ये हमारे पास एक प्रपोजल है। ठीक है, सारा इस प्रपोजल को हमने इवेलुएट अपने लिए करना है। अब इसको अगर हमने इवेलुएट करना है तो हमने कैश फ्लो डायग्राम बनाना है। कैश फ्लो डायग्राम में सबसे पहले हमने कहा था कि हम लोग अपना एक्स एक्सेस बनाएंगे। एक्स एक्सेस पे हम अपना टाइम लेंगे। टाइम हमारे पास यूनिफॉर्म होगा, मतलब 0, 1, 2, 3। अच्छा, अब इधर एक क्वेश्चन है कि यार हमें कितनी टाइमलाइन बनानी चाहिए, तो आपके ख्याल में हमें कितनी टाइमलाइन बनानी चाहिए, कितने साल की टाइमलाइन? ओके, जिसने कहा कि जी हमें 5 साल की बनानी चाहिए, तो ऑब्वियसली ही इज़ राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने लिए टाइमलाइन बनाई। ठीक है, दिस इज़ आवर टाइमलाइन, दिस इज़ आवर टाइम। ठीक है, टाइम 0, 1, 0 मीन्स प्रेजेंट, 0 याद रखने, ये आपने बनाना है। ठीक है, ये नहीं हो कि आपने यहाँ 1 लिखा। 0 मीन्स अभी, फिर 1 साल बाद 1, फिर 2 साल बाद 2, फिर 3 साल बाद 3, फिर 4 साल बाद 4 एंड 5 साल बाद 5। तो सबसे पहले हमने अपने लिए टाइमलाइन बनाई। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, प्रपोजल इज़ दैट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 5 करोड़ शुड बी मेड। अब जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट हम अभी प्रेजेंट में करते हैं ना, कि आज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अगर मैं आज कर रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है कि मैं प्रेजेंट में कर रहा हूँ, और प्रेजेंट का मतलब क्या है, मैं टाइम t = 0 पे कर रहा हूँ। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट जब हम किसी चीज़ के लिए करते हैं, पैसे हमारी जेब से जा रहे होते हैं या आ रहे होते हैं। गाड़ी ख़रीद रहे हो, मैं यूनिवर्सिटी दिक्कत का काम शुरू करना चाह रहा हूँ, मैं जेब से पैसे लगा रहा हूँ, मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं, आउटफ्लो हो रहे हैं। आउटफ्लो हमने क्या कहा था कि आउटफ्लो इज़ नेगेटिव एंड द एरो दैट आई विल मेक इज़ ऑल्सो नेगेटिव, और वो क्या, नीचे डायरेक्शन में बनाऊँगा। ठीक है, सो 5 करोड़ की अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो उसको कैश फ्लो डायग्राम में मैं एज आउटफ्लो शो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो है, तो आउटफ्लो जो है वो नीचे की साइड पे होती है। सो ये आपकी आउटफ्लो आई एरो। लेट मी क्लियर दिस ताकि आपको समझ आए, वो रेड के साथ मिक्स हो रहा है। ठीक है,
तो ये आपने टाइम t=0 पे 50 मिलियन की या 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी। दिस इज़ आउटफ्लो, इसलिए मैंने इसको नीचे की तरफ बनाया है, ठीक है। ओके, तो ये वाला खाता तो मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जब मैं ये इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ की एट टाइम =0 अभी करूं तो मुझे एनुअल रेवेन्यू हमने कहा था कि इनफ्लो होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट की, उससे आपको मुनाफा आ रहा है, उससे आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ। वो रेवेन्यू जो है वो ये कह रहे हैं कि इट इज़ 10 मिलियन, 1 करोड़ रुपए है, और वो कह रहे इट इज़ एनुअल रेवेन्यू, हर साल है। हर साल का मतलब है कि वो 1 पे भी होगा, वो 2 पे भी होगा, वो 3 पे भी होगा, वो 4 पे भी होगा, वो 5th पे भी होगा। एनुअल रेवेन्यू है, रेवेन्यू इनफ्लो है। जैसे इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो थी, इन्वेस्टमेंट हमने नीचे बनाई, तो रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू हमें पता है कि इनफ्लो है, तो ये हम नीचे बनाएंगे कि ऊपर बनाएंगे, ठीक है। आउटफ्लो हमने नीचे बनाए, इनफ्लो हम ऊपर बनाएंगे। सो इनफ्लो तो हम ऊपर बनाएंगे, एरो ऊपर बनेगा, यहाँ हमें क्लियर हो गया, और वो 1 करोड़ का बनेगा, 10 मिलियन का बनेगा, लेकिन वो एनुअल रेवेन्यू की बात करें हर साल, तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, ये थोड़ा सा हमें इसकी हम बात करें, ठीक है, कि 10 मिलियन का ये हमें हो गया, वो थोड़ा सा उसमें फ़र्क है। फॉर नाउ इग्नोर दिस, ठीक है, इस पे हम आते हैं। मेरे फर्स्ट साल गुजरा, मुझे 1 करोड़ का मुनाफा हुआ, पर उसने मुझे कहा था कि तुम्हें ये मुनाफा सेकंड ईयर भी होगा, सब्र करो, ये ज़रा इसमें मसला है, यहाँ पे भी होगा, 3rd में भी होगा, 4th में भी होगा, और जब 5वां साल गुजर जाएगा मुझे इधर भी ये मुनाफा होगा, ठीक है। 10 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है जी। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि रेवेन्यू आपको इतना आ रहा है, और जब आप उसको 5 साल बाद बेचोगे या ख़त्म करोगे तो सेल्वेज वैल्यू क्या होता है। जब मैंने कहा था कि हम गाड़ी बेचते हैं तो तब भी वो कुछ पैसे हमें देती है, तो जो सेल्वेज वैल्यू है वो भी मुझे पैसे दे रही है। सो इट इज़ ऑल्सो एन इनफ्लो है, तो वो भी, और वो कब है, एट द एंड ऑफ 5th ईयर, जब 5 साल पूरे हो जाएंगे और मैं अपना बिज़नेस ख़त्म कर दूंगा, तो उसके बाद मुझे क्या 40 मिलियन रुपए जो है सेल्वेज वैल्यू के तौर पे मिलेंगे। तो वो इनफ्लो है क्योंकि वो मेरी जेब में आ रहे हैं, तो 40 मिलियन मैं ऊपर की तरफ एरो ड्रॉ करूँगा, 5th ईयर पे ड्रॉ करूँगा, और ये 40 मिलियन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। आई होप समझ आ रही होगी, ठीक है ना। तो ये मेरे पास सेल्वेज वैल्यू भी ड्रॉ हो गई। अब वो कह रहे हैं कि इसके साथ साथ 4.8 मिलियन जो है ये आपकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है ईच ईयर। हर साल अगर आपको 10 मिलियन का रेवेन्यू हो रहा है तो 4.8 मिलियन का आपको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी। तो हर साल का मतलब ये है कि मुझे ईयर 1 पे भी करनी पड़ेगी, मुझे ईयर 2 पे भी करनी पड़ेगी, मुझे ईयर 3 पे भी करनी पड़ेगी, मुझे ईयर 4 पे भी करनी पड़ेगी। अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको रिपेयर वगैरह करके मेंटेन करके बेचूं या ना बेचूं तो वो मुझ पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 4.8 मिलियन का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये मेरी जेब से खर्चा होगा। मैंने इनिशियली 50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की 5 करोड़ की, उसकी वजह से मुझे हर साल 10 मिलियन का मुनाफा आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और उसके साथ साथ पर इस मुनाफे के लिए मुझे साथ साथ मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी। तो वो और ऑपरेशन जो चीज़ मुनाफे में मतलब कोई चीज़ मैं बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो 4.8 मिलियन मुझे यहाँ पे भी लगाने, इसी तरह मुझे 4.8 मिलियन यहाँ पे भी लगाने होंगे हर साल ना, क्योंकि ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दिस एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। एनुअल एक्सपेंसेस हैं आपके, एनुअल एक्सपेंसेस विल बी रुपीज़ 4.8 मिलियन। तो ये यहाँ पे भी एनुअल 1 साल बाद होगा, फिर जब 1 साल गुजर जाएगा तो फिर मुझे ये होगा, फिर जब गुजर जाएगा तो फिर मुझे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस 4.8, और यहाँ पे हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। सो अब हम देखते हैं 10 मिलियन की फिर मुझे फ़ायदा हुआ,
और फ़ायदे को देखो, अच्छा इनफ्लो जो है मेरी जेब में आ रहे हैं तो मैं पॉजिटिव ऊपर की तरफ ड्रॉ करूँ, ठीक है। पर इस फ़ायदे को अब अगले साल के फ़ायदे के लिए मुझे कुछ पैसे लगाने होंगे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के, तो वो कितने होंगे 4.8 मिलियन। सिमिलरली फिर इस तरह जब सारा बना दिया तो दिस इज़ योर कैश फ्लो डायग्राम फॉर दिस प्रोजेक्ट, फॉर दिस पर्टिकुलर प्रपोजल फॉर 5 years, ठीक है। लेट मी क्लीन इट अप ताकि समझ आ जाए। सो ये जो आपके पास है दिस इज़ योर कैश फ्लो डायग्राम। यहाँ पे आपके पास टाइम स्केल है और ये जो आपके पास स्केल है ये आपके पास उसका स्केल है इनफ्लो और आउटफ्लो का स्केल है, I/O इनफ्लो या आउटफ्लो का स्केल है आपके पास, ठीक है। अगर इनफ्लो है तो हमने ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है, अगर आउटफ्लो है तो हमने नीचे की तरफ एरो ड्रॉ करना है। आई होप ये बात समझ आई होगी। अगर ये आपको समझ आ गई तो आगे जितने भी हम, क्योंकि ये आपने समझना है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक येट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आगे बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम करेंगे। बेसिकली आपकी सारी चीज़ जो है वो कैश फ्लो डायग्राम पे डिपेंडेंट है। अगर आपकी कैश फ्लो डायग्राम ठीक है तो आपका एनालिसिस ठीक होगा, अगर आपका कैश फ्लो डायग्राम गलत है तो आपका एनालिसिस गलत होगा। आपने इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है, बिकॉज ज़ीरो इज़ द प्रेजेंट, नंबर 1। इनफ्लो आउटफ्लो का आपने ख्याल रखने हैं कि ये ऊपर की तरफ एरो जो है ये इनफ्लो है, नीचे की तरफ हमारे पास आउटफ्लो है। फिर आपने देखना है कि इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट हमारे पास आउटफ्लो होते हैं क्योंकि हमारी जेब से पैसे जा रहे होते हैं। रेवेन्यू है, रेवेन्यू पर है लेकिन एनुअल रेवेन्यू है, तो इसका मतलब है हर साल होगा, हर साल हमें रेवेन्यू मिलेगा 10 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन एनुअल रेवेन्यू, ठीक है। स्टेटमेंट्स को आपने समझना है। फिर आपके पास है रिकवरी या सेल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर। सिर्फ 5th ईयर पे सेल्वेज वैल्यू है जो कि 40 मिलियन है, 4 करोड़, ठीक है। और फिर कह रहे कि एनुअल एक्सपेंसेस, सिर्फ एक्सपेंस नहीं है, एनुअल एक्सपेंस है। इसका मतलब है कि हर साल के आखिर में आपके ये एक्सपेंसेस हैं जो कि 4.8 मिलियन रुपीज़ हैं। तो 4.8 पहले साल के आखिर में, यहाँ से हमने कहा था ना कि 0 से लेके 1 तक दिस इज़ योर फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के एंड में आपके पास ये है 4.8 मिलियन का आपका एनुअल एक्सपेंस है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है और फिर ये है। सो दिस इज़ बेसिकली योर कैश फ्लो डायग्राम। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। बाकी आप दोबारा इसको रिवाइंड करके देख लेना, होपफुली समझ आ जाएगी, ठीक है। ओके, शाबाश। अब हमने कैश फ्लो डायग्राम की जब बात की, अब हम उसके बाद आते हैं नेट कैश फ्लो डायग्राम कि यार मुनाफा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नेट मुझे बताओ कि फाइनली क्या हो रहा है मेरे पास। सो नेट कैश फ्लो डायग्राम में क्या होते हैं, व्हेन आउटफ्लोज डिसबर्समेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड और डिलीटेड फ्रॉम इनफ्लोज इन अ कैश फ्लो डायग्राम, thus the plotted diagram is called the net cash flow diagram. नेट कैश फ्लो डायग्राम फॉर द प्रीवियस एग्जांपल, जो कि हमने ये वाली एग्जांपल देखी, इसकी नेट कैश फ्लो डायग्राम क्या होगी। इसकी नेट कैश फ्लो डायग्राम ये होगी कि जब मैं इन दोनों को माइनस करूं आपस में, मेरे पास 10 मिलियन का फ़ायदा हो रहा है लेकिन 4.8 मिलियन मेरे पास लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं साल में, वो कितने आ रहे हैं। इफ़ आई 10 में से मैं 4.8 माइनस कर दूँ तो 5.2 मिलियन जो है मेरे पास हर साल आ रहे हैं। अब आ रहे हैं तो मैं ऊपर की तरफ करूँगा क्योंकि इनफ्लो हो रहा है और इनफ्लो का एरो ऊपर होता है, तो 5.2 मिलियन जो है, तो ये मेरे पास सिर्फ इस पॉइंट का जो है ना नेट डायग्राम इस तरह होगी, ठीक है। अब अगले में हम देखते हैं कि नेट डायग्राम, इस पूरी कैश फ्लो डायग्राम की नेट डायग्राम क्या होगी, ठीक है। देखें वो 10 जो मैंने पहले आपको बताया, 10 हमारे पास ऊपर था, मेरे पास 10 मिलियन और आउटफ्लो मेरे पास 4.8 मिलियन था। तो जब मैंने 10 में से 4.8 मिलियन माइनस किए तो मेरे पास 5.2 मिलियन का इनफ्लो हो रहा है। तो मैं एरो ऊपर की तरफ करके 5.2 मिलियन, ये एरो ऊपर की तरफ करके 5.2 मिलियन, ऊपर की तरफ करके 5.2 मिलियन, ऊपर 5.2 मिलियन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हमारे पास थी
50 मिलियन की शुरू में प्रीवियस डायग्राम में, ये वो इसी की नेट कैश फ्लो डायग्राम हम बना रहे हैं। अब हमें इस डायग्राम से डायरेक्टली पता लग रहा है कि पहले साल मुझे इतने पैसे लगाने होंगे, उसके बाद मुझे पहले साल के एंड में 5.2 मिलियन रुपीज़ मेरा प्रॉफिट है, फिर मेरा सेकेंड ईयर में फिर 5.2 मिलियन है, थर्ड में फिर 5.2 मिलियन का प्रॉफिट है, फोर्थ में फिर 5.2 मिलियन का प्रॉफिट है, और फिफ्थ ईयर में जब हम करते हैं तो मेरे पास 45.2 मिलियन पैसे वापस आएंगे। इट इंक्लूड्स द सेल्वेज वैल्यू ऑफ 40 मिलियन कि जो इन्वेस्टमेंट मैंने 50 मिलियन की थी वो यहाँ पे मुझे 40 मिलियन फिर भी दे रहा है। तो 40 मिलियन वो हो गए, 10 मिलियन मेरी मुनाफा हो गया, 4.8 मिलियन जो मैंने ऑपरेशन की या मेंटेनेंस कॉस्ट लगाई, तो उससे मेरे पास नेट जो फ़ायदा आ रहा है आखिर में या फिफ्थ ईयर में वो कितना आ रहा है 45.2 मिलियन। सो दिस डायग्राम इज़ एक्चुअली द नेट कैश फ्लो डायग्राम फॉर द प्रीवियस डायग्राम दैट वी स्टडीड, दिस वन। ठीक है, इस डायग्राम की हमने नेट कैश फ्लो डायग्राम बना दी है यहाँ पे। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आई होगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द टाइम पॉइंट ऑफ पेमेंट transaction is to be well known for a cash flow diagram, which is either the start or end of the period. It can be a quarter, it can be a month, and it can be a year. ये हम फिर देखेंगे। क्वार्टर बेसिकली आपके पास क्या होता है? क्वार्टर हम कहते हैं ना कि क्वार्टर इज़ 1/4। हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ का क्वार्टर क्या होता है 1/4। तो जब हम साल में क्वार्टर की बात करते हैं तो इट मीन्स साल में 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने को अगर मैं 4 पे डिवाइड करूं तो इट मीन्स 12 डिवाइडेड बाय 4 इट मीन्स 3। तो मेरे पास साल का जो क्वार्टर है 3 मंथ्स जो है मेरे पास फर्स्ट क्वार्टर होगा, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स मेरे पास सेकंड क्वार्टर होगा, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स मेरे पास थर्ड क्वार्टर होगा, और फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स मेरे पास फोर्थ क्वार्टर होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च इज़ माई फर्स्ट क्वार्टर, April, May, June is my second quarter, July, August, September is my third quarter, October, November, December is my fourth quarter। तो क्वार्टर में आपने याद रखते हैं क्वार्टर मीन्स 1/4, बट एक्चुअली मंथ्स जो हैं वो 3 हो जाते हैं क्योंकि साल में 12 महीने हैं तो क्वार्टर में हमारे पास 3 महीने आते हैं। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली कह रहे हैं कि जो आपके पास टाइम होगा दैट इज़ टू बी प्रॉपरली मार्क्ड। ठीक है, कैश फ्लो के लिए टाइम का स्पेसिफिक आपको पता होना ज़रूरी है, और उसी पॉइंट पे आपकी जिस पॉइंट पे ट्रांजैक्शंस हो रही हों उसके मुताबिक आप अपनी कैश फ्लो डायग्राम बनाते हो। नाउ कमिंग टूवर्ड्स मैथमेटिक्स ऑफ मनी और द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि यार ये क्या होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी फ्रॉम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, लेट मी कन्वर्ट दिस इनटू अ लेजर पॉइंटर। कंस्ट्रक्शन फर्म्स एक्वायर फंड्स एज एनी अदर इंडिविजुअल। जिस तरह लोग पैसे लेते हैं या एक्वायर करते हैं, सिमिलरली कंस्ट्रक्शन फर्म्स भी पैसे एक्वायर करती हैं। मनी इज़ बोरोड फ्रॉम बैंक्स और लेंडिंग सोर्सेज, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पैसे हम बैंकों से लेते हैं या IMF फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो पैसे आप उनसे लेते हो। नाउ द कॉस्ट ऑफ मनी एंड टाइम ड्यूरिंग विच दैट मनी इज टाइड अप इन एनी बिजनेस डिसीजन और प्रोसेस इज़ अ क्रूशियल फाइनेंशियल मैनेजमेंट फैक्टर। जो इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट जो आप ले रहे हो, जो इनिशियल कॉस्ट ऑफ मनी आप ले रहे हो, और जिस ड्यूरेशन या जिस टाइम के लिए आप ले रहे हो, तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट फैक्टर, ये मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से या फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, किसी भी बिज़नेस में, क्योंकि हमें पता है हमारा जो पूरा एंटायर सिस्टम है इट इज़ बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, आपको हमें IMF ने जो कर्ज़ा दिया है और अभी हम जो मतलब वापस करते हैं, तो बेसिकली वो हमें कर्ज़ा तो देते हैं बट देर आर सर्टन कंडीशंस टू दैट एज वेल, एंड दैट कंडीशंस आर टाइम बेस्ड कंडीशंस, टाइम बेस्ड कंस्ट्रेंट्स एज वेल। ठीक है, कि यार हम आपको इतने सालों के लिए कर्ज़ा दे रहे हैं, इस इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं, और आपने हर साल हमें इस इंटरेस्ट रेट से इतने पैसे आपने जमा करने हैं, एंड स्टफ लाइक दैट। सो कॉस्ट ऑफ मनी एंड टाइम दे आर क्रूशियल। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ मनी वो जो प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल मीन्स जो शुरू में आपने मेन अमाउंट ली हो, दैट इज़ योर प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, हेंस द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन वन इज़ इंटरेस्टेड आइदर इन इन्वेस्टिंग मनी और बोरोइंग मनी। ठीक है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ बेसिकली कि पैसों की वैल्यू टाइम के साथ,
हम देखते हैं ना टाइम के साथ पैसे की वैल्यू बदलती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सोने की मिसाल ले लें, तो सोना कभी रेट कम हो जाते, कभी ज़्यादा हो जाते, तो बेसिकली विद टाइम आपकी जो वैल्यू में चेंज आ रहा होता है। हम तो इधर स्पेसिफिकली मनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दैट इज़ एक्चुअली द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा, अब है प्रोजेक्ट इवेल्युएशन है। प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $1000 टुडे एंड रिटर्न्स 1100 इन 1 ईयर। आपके पास एक प्रोजेक्ट है, वो कह रहे हैं कि अगर आप $1000 अभी लगाते हो और वो 1 साल बाद आपको 1100 रुपये देगा। अब हाउसिंग प्रोजेक्ट ए है आपके पास, ठीक है, और हाउसिंग प्रोजेक्ट बी है। ये भी एक ऑप्शन है और ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन पीरियड जो पहला हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसकी 8 मंथ है, 8 महीने में आपकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी। हाउसिंग प्रोजेक्ट बी जो है कंस्ट्रक्शन पीरियड उसका 16 मंथ्स है, 16 महीने, ठीक है। इसके डबल है, 8 मंथ्स एंड 16 मंथ्स। कॉस्ट जो है आपकी प्रोजेक्ट ए पे आ रही है $12,000 पर मंथ, प्रोजेक्ट बी की भी सेम ही आ रही है $12,000 पर मंथ। सेल वैल्यू जो है, सेल वैल्यू मतलब जब आप बेचोगे प्रोजेक्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट ए को, तो वो आप बेच सकते हो $160,000 पे, जबकि सेल वैल्यू जो दूसरी प्रोजेक्ट हाउसिंग की है वो है $3 लाख। अब टोटल कॉस्ट आपकी क्या आई, आपका प्रॉफिट कितना आया, तो अंडरस्टैंडिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन डिसीजन मेकिंग कि हमें अभी प्रोजेक्ट कितने का पड़ रहा है। जब 8 महीने गुजर जाएंगे, इतनी एक्सपेंडिचर्स हमारे आ जाएंगे और इस रेट पे बिकेगा, तो हमें क्या चीज़ है कि मतलब कौन सा हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए, प्रोजेक्ट ए करना चाहिए या प्रोजेक्ट बी करना चाहिए। अब इसको इस तरह डिसाइड करना हवाई मुश्किल है, तो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू एनालाइज इट, ठीक है। एंड आप एनालिसिस करते हो, एनालिसिस के बाद फिर हम प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं कि यार आज इसकी वैल्यू क्या है, अगर हम 10 साल बाद इसको ये कंप्लीट होगा तो उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू जो भी होगी इज़ इट वर्थ इट कि आज हम ये प्रोजेक्ट करें या ना करें, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली आप फिर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में उनको देखते हो। उसके लिए मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ होते हैं, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो यूज़ होता है, प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस, फ्यूचर वर्थ एनालिसिस, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, एट्सेट्रा, वो हम आगे देखेंगे, कोर्स में आगे वो चीज़ें आएंगी, रेट ऑफ रिटर्न एट्सेट्रा। तो बेसिकली ये एक एग्जांपल गिवन है कि यार आप कैसे डिसाइड करोगे कि यार कौन सा प्रोजेक्ट हमें करना चाहिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये आपको हेल्प आउट करेंगे। नाउ टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बेसिक डेफिनेशन क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ओवर टाइम फॉर यूज़ ऑफ समवन एल्सेस मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये है कि इट इज़ द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ओवर टाइम। हमने IMF से कर्जा लिया समवन एल्सेस मनी, IMF के पैसे थे, ठीक है, एंड वी हैव टू पे इंटरेस्ट ओवर इट विद टाइम। सो जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मैं दे रहा हूँ बेसिकली वो अमाउंट है जो प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा हुई है ना, तो वो जो मेरे पास है दैट इज़ एक्चुअली द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कैसे? लेट्स से मैंने एक बैंक से लिए 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 lakh LAC, ठीक है। आई टुक 1 lakh rupees फ्रॉम अ बैंक, राइट। अब उस बैंक ने मुझे कहा है कि यार तुम मुझे 1 साल बाद पैसे वापस करोगे, पर मुझे 1,50,000 रुपये वापस करोगे। लिए 1 लाख है, लेकिन 1 साल बाद बिकॉज इस पर इंटरेस्ट भी आएगा तो आपने 1,50,000 रुपीज़ मुझे वापस बैंक को वापस करना। अब वो कह रहे हैं कि इट इज़ द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की हम बात करें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी वैल्यू ऑफ मनी में क्या चेंज आया है, दैट इज़ योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब मैंने 1 साल जब पैसे लिए थे उसकी वैल्यू 1 लाख थी, जब मैं वापस कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू 1.5 लाख हो गई है। ज़्यादा कितनी हुई है? ज़्यादा मेरे पास 50,000 हुई है, 50,000 हुई है ना। सो ये जो मेरे पास 50,000 इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट को जो मैंने दिया है तो बेसिकली दिस इज़ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी।
इट इज़ द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये 50,000 का पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ओवर टाइम, 1 साल बाद जो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ फॉर यूज़ ऑफ समवन एल्सेस मनी, जो कि बैंक के 1 लाख रुपए थे, ठीक है। तो दिस इज़ एक्चुअली द बेसिक डेफिनेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दैट द पेमेंट दैट यू मेक एज इंटरेस्ट फॉर यूज़ ऑफ समवन एल्सेस मनी आफ्टर अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम और अ पीरियड ऑफ टाइम इज़ नोन एज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है कि अ डॉलर और अ रुपी और एनी करेंसी रिसीव्ड टुमारो और टुडे इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू अ डॉलर रिसीव्ड टुडे। फॉर एग्जांपल, $1 मैं आज लेता हूँ, 160 है, 170 है, आई डोंट नो, कल को उसकी पैसे की वैल्यू कम होती है या ज़्यादा होती है, तो दैट इज़ एक्चुअली विद टाइम उसकी जो वैल्यू में चेंज आ रहा है, इट इज़ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दैट इज़ अ डॉलर एट हैंड टुडे इज़ नॉट इक्वल और इक्विवेलेंट टू अ डॉलर टुमारो। इक्विवेलेंट का वर्ड जो है, एक होते इक्वल, एक होते इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट बेसिकली मतलब अगर हम इसमें डीपर जाना चाहें, इक्विवेलेंट आपको परचेजिंग पावर शो करती है। मेरे पेरेंट्स या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के वक्त में तोला 5,000 रुपये का 1 तोला सोना रह चुके, ठीक है। नाउ 5,000 रुपये, आज भी 5,000 रुपये हैं, उस वक्त भी 5,000 रुपये थे, लेकिन दैट 5,000 इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू टुडेज़ 5,000 बिकॉज टुडे ऑन टुडेज़ 5,000 नोट आई कैन नॉट बाई अ तोला ऑफ गोल्ड, ठीक है। आई होप समझ आ रही होगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यही है कि जो परचेजिंग पावर है वो आपकी चेंज हो जाती है। द नॉमिनल क्वांटिटी इज़ द सेम, 5,000 और वो सेम है, बट द डॉलर डज नॉट हैव द सेम यूज़फुलनेस और द मनी डू नॉट हैव द सेम यूज़फुलनेस और बाइंग और परचेजिंग पावर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कॉन्सेप्ट समझ आ गई कि जी परचेजिंग पावर किसी भी डॉलर की या करेंसी की वो सेम नहीं रहती, और जितनी वो चेंज होती है दैट इज़ एक्चुअली द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और हमने उसकी बेसिक डेफिनेशन ये देख ली कि द इंटरेस्ट दैट यू पे फॉर यूजिंग समवन एल्सेस मनी ओवर टाइम, दैट इज़ एक्चुअली योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी।